नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी दिनों में एसएससी के कई सारे एग्जाम्स हैं, जैसे सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल इत्यादि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो चलाया जा रहा है, इस क्रम का ये 7वां वीडियो है आज। इससे पहले हमने 6 वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिए हैं। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आपको एसएससी एमटीएस हवलदार करके एक जो है आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सभी वीडियो आपको एक ही जगह मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। काफ़ी काम के हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न होते हैं मैं सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ जो है आपको व्याख्या करता हूं। इससे आपके अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो जाते हैं। और इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न को संलग्न किया गया है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। ये सभी मोती हैं, मोती। जैसा कि आपने एसएससी जीडी में देखा, मैं वही एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जो आपके एग्जाम में आता है। मैं वैसा ही कंटेंट दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतने टाइम तो नहीं कि मैं भर दिन वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो गिनी चुनी वीडियो ही बनाऊंगा और प्रोवाइड कराऊंगा, और जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना बात बढ़ाए जो है अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उष्णकटिबंधीय चेरनिज्म किस मृदा को कहा जाता है। देखिए, ये आपका सीजीएल 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम जो कहा जाता है, कहीं कहीं से चेनरोजेम भी लिखते हैं, तो ये आपका कहा जाता है काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं भाई? तो काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा आपका रेगूर मृदा भी कहते हैं, रेगूर मृदा भी कहते हैं। तो ये तीनों ही नाम जो है आपका काली मिट्टी का नाम है। काली मिट्टी को जो है, इससे रिलेटेड और भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो ये भारत में गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र में भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद एमपी, ये तीनों ऐसे स्टेट हैं जहां पे जो है बृहद पैमाने पे काली मिट्टी का जो है क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपका आंध्र प्रदेश, थोड़ी मात्रा में राजस्थान में भी पाया जाता है, और थोड़ी मात्रा में झारखंड के भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एग्जाम अगर आप रियल में पास करना चाहते हैं तो आपको छोटी से छोटी जानकारी रखनी होगी। आजकल एग्जामिनर ये नहीं पूछता है कि तिरंगा झंडा के बीच में कितने स्पोक हैं। एग्जामिनर चालाक हो गया है, ये तो ये पूछ दे कि इस स्पोक का डायामीटर क्या है ना। तो अपने को तू डाल मैं पात पात जैसे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गई काली मृदा की जो है पाए जाने वाली क्षेत्र। अब इसमें कौन कौन सी फसल होती है सबसे अच्छा? तो कपास की खेती सबसे अच्छा होता है। तंबाकू का खेती भी हो सकता है जी काली मिट्टी में, ठीक है। तो कपास और तंबाकू याद रखेंगे। इसके अलावा इस मिट्टी में किस चीज की बहुलता पाई जाती है? तो आयरन की बहुलता पाई जाती है। आयरन, पोटास भी मिलता है इस मिट्टी में आपका काली मिट्टी में। तो आयरन और पोटास ध्यान रखेंगे। इसकी जल धारण क्षमता कैसी होती है? तो उच्च जल धारण क्षमता होती है, हाई जल धारण क्षमता होती है। आशा करते हैं कि काली मिट्टी से एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा आज के बाद। अगला प्रश्न है हमारा, किस राजवंश के शासन के दौरान तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था? देखिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि तैमूर जो आया था भारत, वो कहाँ का शासक था? तो ये मंगोल थे। कौन थे? मंगोल थे आपका तैमूर लंग, ठीक है। और ये एमटीएस 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किए थे, तो कब किए थे ये भी पूछा जाता है। तो आपका 1398 ईस्वी में किया था। आप लगा लीजिए मोटे मोटे तौर पे 1398 में किसका शासन चल रहा होगा इंडिया के अंदर? तो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत कहा जाता था इंडिया के शासन को, ठीक है। तो उस समय जो है आपका तुगलक वंश का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत पे, और उसमें भी तुगलक वंश में नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद, महमूद भी लिखता है कहीं कहीं जी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, महमूद भी लिखता है। नसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसका शासन चल रहा था 1398 में। तभी आपका तैमूर लंग का आक्रमण होता है, जो कहाँ के शासक थे? मंगोल के, है ना। कब किए थे? 1398 में। देखिए, दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला था गुलाम वंश जी। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक है जी। कब किए थे? 1206 ईस्वी में। गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है जी? ममलूक वंश। क्या है? ममलूक वंश नाम है इसका, ठीक है। इसके बाद जो आपने सुना होगा कि भारत की प्रथम महिला शासक रजिया, ये आपका गुलाम वंश के ही थी, और ये आपका इलतुतमिश के जो है पुत्री थी, है ना। ये भारत के प्रथम महिला शासिका हुए थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जो है जलालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी है, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है जी गुल खिला तू, तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक है आपका गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आता है जी आपका सैयद वंश, एक बीच में है ना, सैयद वंश के संस्थापक जो है आपका खिज्र खां है। कौन है? खिज्र खां। इसके बाद आता है लास्ट में लोदी वंश, और लोदी वंश के संस्थापक आपका होता है बहलोल लोदी। और लोदी वंश के जो अंतिम शासक होते हैं ये आपका होता है जी इब्राहिम लोदी। कौन होता है? इब्राहिम लोदी। और इसी के साथ जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी आपका 1526 ईस्वी में। किसके साथ? बाबर के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की फर्स्ट लड़ाई। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, बाबर की विजय होती है। बाबर भारत में मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ गए। दिल्ली सल्तनत के अगर आपसे कोई पूछे कि कब से कब तक कार्यकाल रहा, तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई तक। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन और। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक, इसे लाख बख्श कहा जाता है। ठीक है, लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। इसकी मौत जो हुई थी ये घोड़ा से गिरकर चौगान खेलते समय हुआ था। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों के लिए भारतीय संविधान में कहां से कहां तक जो है अनुच्छेद को चिन्हित किए गए हैं या वर्णित है। देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया और क्वेश्चन पूछने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये प्रश्न को रखा हूं। ठीक है, तो देखिए, राज्यों के लिए जैसे कि आपने जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो है टोटल 22 भाग है जो 25 भागों में विभक्त है, राइट। तो इसी भाग में जो है अलग अलग चीजों को रखा गया है ना। तो जो भाग आपका क्या दिया है? राज्यों। तो राज्य जो दिया है ये भाग 6 में है, और भाग 6 कहां से स्टार्ट होता है? आपका 152 आर्टिकल से लेके 237 तक। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राज्य जो है द स्टेट, ये कौन से भाग में है? 6 भाग में है। और कहां से कहां तक आर्टिकल देखते हैं? 152 से लेकर 237 तक। ठीक है, भाग 5 में है जी आपका संघ, और संघ जो है ये आपका 52 से लेकर 151 आर्टिकल के बीच में वर्णित है। इसके अलावा 36 से 51 जो देख रहे हैं ये भाग 4 है जी, और भाग 4 जो है इसमें आपका राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं। राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसे भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51 के बीच में रखा गया है। बड़े बड़े एग्जाम भी अगर आप कंडक्ट करते हैं जैसे पीसीएस वगैरह, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व में भाई क्या डिफरेंस है। तो मौलिक अधिकार जो है विशेष परिस्थिति में जो है बदला जा सकता है, लेकिन नीति निदेशक तत्व जो है ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। ये भौतिक डिफरेंस है दोनों में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नीति निदेशक तत्व के जो है कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 सिविल नागरिक संहिता, 48 गो हत्या निषेध या कोई भी दुधारू मवेशी निषेध, 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ये दोनों अलग अलग तथ्य हैं बंधु, है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। और 50 तो काफी बार पूछा गया है, इसमें है कार्यपालिका से न्यायपालिका का कार्यों का पृथक्करण। ठीक है, तो ये बात सब ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ऑप्शन डी में 352 से 360, ये भाग 18 में है जी, और ये आपका क्या है? आपात उपबंध है। ठीक है, आपात उपबंध जो है इसमें वर्णित है। आपात उपबंध की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है जी? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये 3 आर्टिकल हैं, 352 है, 356 होता है एक, और एक 360 होता है। 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसके अलावा जो 352 है ये राष्ट्रीय आपात है, और 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात है। ठीक है, सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, कल में जूथू एक पारंपरिक कला है, किस राज्य से संबंधित है? MTS 17 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखिए, कल में जेथू जो है ये एक पारंपरिक कला है जिसमें भगवान अयप्पा के नाम से तो आप समझ गए होंगे कि ये किस राज्य से संबंधित है ना। अयप्पा स्वामी, अयप्पा का जो है फर्श पे जो है
चित्र बनाया जाता है इस प्रकार से, है ना। भगवान अयप्पा का चित्र बनाया जाता है आपका फर्श पे। माफ कीजिएगा, मेरा ड्राइंग बहुत कमजोर है, जैसा कि मैं सब दिन बताते आया हूँ, है ना। तो ये आपका केरला से संबंधित है, राइट। तो जो कलमेजुथु जो है आपका कला, ये किस राज्य से हो जाएगा, तो ये केरला से संबंधित हो जाएगा। केरला से और क्या क्या चीजें भाई, तो केरला से मैंने कल बताया था आपका मकर बिलक्कू है। मकर बिलक्कू जो आप मकर संक्रांति मनाते हैं उसी समय मनाया जाता है। इसके अलावा मारमोकली है, मारमोकली कला है। इसके अलावा कथकली है। इसके अलावा आपका मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम। इसके अलावा आपका विशु त्योहार है। इसके अलावा त्रिशूर पूरम त्योहार है। इसके अलावा ओणम त्योहार है। ये सभी केरल से संबंधित है। और केरल तो आप जानते ही हैं सभी चीज में ऊंचे पायदान पे है, जैसे लिटरेसी में, सेक्स रेशियो में। तो ये सब तो जनगणना के अनुसार बात हो गई। कला की बात हुआ तो इतना चीज केरल से संबंधित आप याद जरूर रखेंगे। इसके अलावा ओडिशा का क्या है भाई, इस फॉर्म में जो जिस प्रकार से ये कला है कि भाई फर्श पे चित्र बनाया जाता है भगवान अयप्पा स्वामी का, उसी प्रकार से ओडिशा के अंदर जी भित्ति चित्र होता है ना। भित्ति चित्र होता है आपका उड़ीसा के अंदर, वहां के महिलाओं के द्वारा दीवार पे जो है चित्र बनाया जाता है। इसके अलावा बिहार के अंदर जी मिथिला पेंटिंग है, ये तो काफी बार आप सुने होंगे। मिथिला पेंटिंग भी दीवार वगैरह पे जो है कैरेक्टर को दर्शाया जाता है, और खास करके इसमें लेडीज कैरेक्टर को जो है प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर जी बर्ली पेंटिंग है, ये भी आपका दीवार वगैरह पे किया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर एक रंगोली पेंटिंग भी होता है, जो आपका फर्श पे किया जाने वाला पेंटिंग है। तो सभी बातों को ध्यान रखेंगे। इसी फॉर्म में झारखंड का, जिसे जीआई टैग भी मिला है, एक सोहराई खोबर पेंटिंग है, ये झारखंड के हैं। दोस्तों टाइम भले जरूर लगेगा, लेकिन नॉलेज जो है आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलना चाहिए, है ना, और कुछ नहीं। हमारा व्यू नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही आशा रखा हूं कि आज नहीं कल तो आप खुद ही खुद शेयर जरूर करेंगे। मुझे जैसा लग रहा है, आज नहीं करेंगे, 10 दिन में नहीं करेंगे, लेकिन कभी न कभी आपको ऐसा लगेगा कि शेयर करना चाहिए और आप करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसी भरोसे है, भले व्यू नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बड़ा बन रहा है कोई दिक्कत है, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलनी चाहिए, ठीक है। जानकारी में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए भाई। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2023 में किस राज्य में प्रस्तावित है। देखिए जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, ये आपका कहां पर हुआ था, ये आपका गुजरात के अंदर हुआ था। और इसमें कितने खेल भाग लिए थे, तो 36 खेल भाग लिए थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कितने शहर में कराए गए थे, तो 6 शहर में कराए गए थे। इसके शुभंकर क्या था जी, तो सावज था। सावज का अर्थ क्या होता है, वहां के स्थानीय भाषा में जो है शेर का बच्चा होता है सावज, ठीक है। तो ये तो हो गए 36वें राष्ट्रीय खेल, है ना। अब यहाँ पे अगला इस साल जो होने वाला, अगला साल क्या, इसी साल 2023 आ गया जी। तो इस साल जो होगा ये आपका 37वां राष्ट्रीय खेल होगा, और ये आपका गोवा में होगा। और ये मैं पोल के माध्यम से आज ही पूछा हूं, जिसमें से मात्र 14% बच्चे ने सही आंसर करा है। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन को रख लिया है ताकि आप सब तक पहुंच जाए, राइट। ये इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से काफी क्वेश्चन आते हैं। जीडी 18 में पूछा गया है ये क्वेश्चन स्टैटिक्स फॉर्म में, वैसे करंट सेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से, राइट। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1961 ईस्वी में हुआ था, राइट। 1961 ईस्वी में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे पहले इंडिया में मिला था, ये आपका शंकर कुरूप को मिला था, शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है। इसके अलावा महिला में सबसे पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई थी, ये आपका आशापूर्णा देवी थी, आशापूर्णा देवी, है ना। इसको सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महिला में। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत साहब को जो है मिला था आपका हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो भी 1968 ईस्वी के दौरान, राइट। और इनके किताब का नाम था जी चिदम्बरा। इसी चिदम्बरा राइट के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत साहब को हिंदी के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकर कुरूप को जो है मलयाली भाषा के लिए मिला था, है ना। तो हिंदी में जो प्रथम बार मिला और सुमित्रा नंदन पंत को मिला 1968 में, राइट। जो लेटेस्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये आपको मौसा जी को मिला है, दामोदर मौजे साहब को, यानी मौसा जी को, ठीक है। इससे पहले वाले फूफा जी को मिले थे नीलमणि फूकन साहब को, राइट। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका
आपका है यहाँ पे 1991 ईस्वी, ये जो है 1991 में कुछ हुआ है कि हाँ, ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो पहले हुआ करता था आजकल, जिसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं, इसकी शुरुआत 1991 में ही हुआ था। 1954 में भी कोई पुरस्कार आया था, हाँ भारत रत्न आया था जी, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होती है। इसके अलावा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम आपने सुना होगा, ये जो है आपको स्टार्ट हुआ था। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खाली कोच को दिया जाता है, किसी प्लेयर को नहीं दिया जाता है, ये अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछ देता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने गुजरात के खेरा जिलों के किसानों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। सत्याग्रह किसकी मांग हेतु किया गया था? जैसे गांधी जी के जो सत्याग्रह है आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। एक तो आपका 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में जो है दांडी मार्च, 1942 में भारी छोड़ो आंदोलन, है ना, एक 1932 का जो है आपका पूना पैक्ट। इतना गांधी जी के साथ जो है आपको जरूर याद होना चाहिए। इसके अलावा जो खेरा सत्याग्रह हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जो खेरा में सत्याग्रह हुआ था ये किस कारण से हुआ था? ये MTS 15 में आया है। तो ये राजस्व संग्रह में छूट, जो टैक्स की दर थी उसमें छूट के लिए ये आंदोलन जो है कराया गया था गुजरात के खेरा के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी से सभी आंदोलन की बात मैंने शॉर्ट में कर ही लिया है। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए थे, 1930 में दांडी मार्च कहते हैं, ये जो है इसे जो है आपका दांडी मार्च भी कहते हैं 1930 वाले का, है ना, जो साबरमती आश्रम से चलाया गया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, इसीलिए 12 मार्च, है ना, 12 मार्च। और पिछले साल 2021 को जो है अमृत महोत्सव जो है दांडी मार्च से ही चलाया गया था, राइट। इसके अलावा जो आपका 1942 में है, इसी में डू और डाई का नारा दिए थे गांधी जी। और 1917 में प्रथम जो है इनका सत्याग्रह चंपारण के अंदर हुआ था, तिनकठिया पद्धति के विरुद्ध, जो कल मैंने डिस्कस कर ही लिया था क्या था तिनकठिया पद्धति। इसके अलावा भारत के सभी स्थलीय सीमा वाले देशों में दूसरा सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे लंबी सीमा जो है भारत का बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ जो मोर देन 4000 किलोमीटर की दूरी तय करता है भारत की सीमा, है ना। तो इससे सेकेंड स्थान पे कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने जैसे एसएससी जीडी में एसएससी का रवैया देखा कि प्रथम नहीं पूछ के, लास्ट नहीं पूछ के, सेकेंड लास्ट या द्वितीय पूछ रहा है, तो मैंने भी इस क्वेश्चन को द्वितीय फॉर्म में डाला है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, है ना। तो ये जो है सबसे लंबा तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ लगता है जी। सेकेंड स्थान पे जो लगता है ना, ये आपका चाइना के साथ लगता है, राइट। पहला स्थान बांग्लादेश, दूसरा स्थान चाइना और तीसरा अपना बगल वाला पाकिस्तान, ठीक है। और सबसे छोटकू जो है ये आपका अफगानिस्तान है। तो ये सभी बातें को ध्यान रखेंगे कि किसके साथ कैसे, 1 2 3 याद तो जरूर रखना है। पहला बांग्लादेश, दूसरा चाइना, तीसरा पाकिस्तान और सबसे छोटकू आपका अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया था कि भाई 3 नाम दिए गए थे, 3 नाम प्राप्त हुए मुझे। एक तो श्रीलंका था, है ना, एक आपका नेपाल था और एक आपका भूटान था। तो इन सब में जो है सबसे छोटा पूछा गया था, तो सबसे छोटा भूटान होगी, है ना, ठीक है। इसके अलावा बिंबावती देवी का संबंध किस नृत्य से है? देखिए बिंबावती देवी सीपीओ में पूछा गया 21 के अंदर। कैरेक्टर काफी पूछते हैं एग्जामिनर, और मैंने नृत्य पे जो वीडियो दिया है उससे बाहर कोई भी कैरेक्टर नहीं आएगा। ये कैरेक्टर मुझे थोड़ा इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया था, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा हूं। तो बिंबावती देवी का संबंध जो है ये आपका है जी मणिपुरी से। मणिपुरी नृत्य से संबंधित है आपका बिंबावती देवी। मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है आपका झावेरी बहन। मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित है आपका आतंब सिंह, गोपाल सिंह, है ना, सोनरिक सिंह। ये सब जो भी सिंह फैमिली है लगभग इससे संबंधित होते हैं। मणिपुर 8 शास्त्रीय नृत्य में जो है एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो मणिपुर में किया जाता है, ठीक है। इसमें भगवान कृष्ण के प्रसंग को दर्शाया जाता है। इसके अलावा भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, ये सब जो है प्रमुख कैरेक्टर हैं। इसके अलावा जो ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। कुचिपुड़ी जो है रेड्डी फैमिली से जो है जुड़ा हुआ है, और माफ कीजिएगा रेड्डी फैमिली कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। कुचिपुड़ी से रेड्डी फैमिली है, रेड्डी फैमिली से कुचिपुड़ी नहीं है ना। और ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मणिपुरी का बता ही दिए। ओडिसी जो है ये ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, और इसके सोनल मान सिंह, संयुक्ता पनिगरी, गुरु केलुचरण महापात्र, ये सब प्रमुख जो है आपका कैरेक्टर हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा लाइटनिंग किड किस भारतीय खिलाड़ी का उपनाम है? CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है लाइटनिंग किड। देखिए
लाइटनिंग किड जो है ये आपको कहते हैं जी विश्वनाथ आनंद साहब को। विश्वनाथ आनंद साहब जो है हमारे देश के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। ये जैसा कि आप जानते ही हैं, ये प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे कौन? विश्वनाथ आनंद साहब। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है क्या? लाइटनिंग किड। ठीक है, पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस, मैरी कॉम को जो है मैग्निफिसेंट मैरी भी कहा जाता है जी, मैग्निफिसेंट मैरी। इसके बाद हरभजन सिंह को क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि हाँ टर्मिनेटर कहते हैं जी इसको, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहा जाता है जी हरभजन सिंह को। और टेस्ट क्रिकेट में ध्यान रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाला जो है यही है आपके टर्मिनेटर, है ना। तो ये आपका हरभजन सिंह है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला है, और भारत में कोई है ऐसा कि 10 विकेट लिए टेस्ट के अंदर? हाँ जी, अनिल कुंबले है। ध्यान रखेंगे, अब तक विश्व में 3 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो 10 विकेट ले लिए हैं। तो आपका एक अनिल कुंबले है भारत का, एक आपका जिम लेकर है, और एक आपका अयाज पटेल है जी। अयाज पटेल, पटेल से इंडियन नहीं करना है, न्यूजीलैंड के हैं ये। ठीक है, तो ये 3 ही आदमी है जो टेस्ट क्रिकेट के जो है एक पारी में सभी 10 विकेट चटका दिए हैं। अभी आज भी मैच चल रहा है, 263 रन बनाए थे, है ना, ये ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट पे। इसके बाद में हमको नहीं है खबर। भारत के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास उच्च को क्रूज को, यहाँ पे क्रूज होगा, कहां से कहां तक चलाया जाएगा? देखिए इसकी फीस इतनी है कि मैं तो अभी सिर्फ यूट्यूब पे देखा हूं कि इसके फीस कितने है। रियल में तो मुझे भी पता नहीं कि इसके फीस कितने हैं, लेकिन इतने बता रहे हैं कि आम आदमी के लिए कल्पना करना तो दूर की बात है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा गंगा विलास से। ये विश्व के सबसे बड़ा जो है आपका रिवर क्रूज माना जाता है गंगा विलास। तो ये आपका बनारस से डिब्रूगढ़ जाएगा, और ये जो है बांग्लादेश के सफर तय करते हुए जाएगा जी। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये किस अंतरराष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करेगा? तो बांग्लादेश के अंदर। यहाँ से ये भी क्वेश्चन उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा जो आपका ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ये भी एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। तो ये 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी गंगा विलास। इसके जो उद्घाटन समारोह में कौन थे? तो भाई स्वयं पीएम मोदी साहब थे, है ना। तो समझ रहे हैं, तो ये सभी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे से सम्मानित किसे किया गया? इंपोर्टेंट करंट अफेयर अभी तक नहीं पूछा गया, राइट। तो 2022 के लिए जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ये एकलौता पर्सन को मिला है जी, शरद कमल को मिला है। शरद कमल जो है आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, वो भी 22वां कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर। तो वहां पे इन्होंने 3 गोल्ड जीता था। इसी कारण जो है इसे ध्यानचंद पुरस्कार 2022 से नवाजा जा रहा है। इसके अलावा 2022 के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया। ये बात भी ध्यान रखना है, क्वांटिटी, क्योंकि ये भी पूछ देता है कि इस साल अर्जुन पुरस्कार कितने आदमी को दिया गया अमुक साल। ठीक है, इसके अलावा पिछले साल की बात करें कि मतलब 2022 से पहले की मेजर ध्यानचंद कितने आदमी को मिला था? तो 12 आदमी को मिला था। 10 तो थे आपका ओलंपियन, चाहे तो पैरा ओलंपिक चाहे तो मेन वाला ओलंपिक मिला के, और 2 आदमी में सुनील छेत्री और मिताली राज। तो ये 12 आदमी को मिला था पिछले टाइम। ठीक है, इस बार जो है सिंगल आदमी को मिला है। ठीक है, इसके अलावा अपूर्वी चंदेला, अपूर्वी चंदेला क्या है भाई? ये इनके बारे में पूछा जाता है कि किस चीज से संबंधित है। तो ये निशानेबाज है। ठीक है, निशानेबाजी करते हैं ये अपूर्वी चंदेला। लेडीज है जी अपूर्वी चंदेला, राइट, माफ कीजिएगा, करती है। ठीक है, लेडीज है, निशानेबाजी से संबंधित है। इसके अलावा ये इंडिया को जो है सेकेंड आपका जो है गोल्ड दिलाया था जी। ठीक है, किसमें आपका क्या बोलते हैं इसको, शूटिंग के अंदर। ठीक है, तो ग्लास्को में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका निखत जरीन है, ये आपका संबंधित है जी बॉक्सिंग से। जिस प्रकार से आपका मैरी कॉम है, उसी प्रकार से बॉक्सिंग से संबंधित है निखत जरीन, और ये तेलंगाना का रहने वाली है, और विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर जो है ये भारत का परचम लहराया। इसके अलावा जो भक्ति कुलकर्णी है, ये आपके शतरंज से संबंधित है जी, शतरंज से। ठीक है, तो सभी बातों को ध्यान आपको रखना है। अगला प्रश्न हमारा, टेबल टेनिस में आयताकार टेबल की लंबाई क्या होती है? देखिए क्वेश्चन जीडी में पूछा गया 23 के अंदर। जीडी के अंदर खेलों का डायामीटर काफी पूछा गया, मैं एक एक करके कवर करवा दूंगा। तो डायामीटर जो है ये आपका टेबल टेनिस का जो है 2.74 मीटर होता है। इसे 274 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर चौड़ाई पूछा जाए टेबल टेनिस का, तो 152 सेंटीमीटर 1.52 मीटर या 152 सेंटीमीटर होती है। टेबल टेनिस जो है जी ये चाइना का राष्ट्रीय खेल भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से यूएसए का राष्ट्रीय खेल आपका बेसबॉल है और जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, ये सब पूछा जाता है जी। इंडिया का राष्ट्रीय खेल आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? देखिए गदर पार्टी
पार्टी की संस्थापक जो है ये आपका लाला हरदयाल थे, जो आपका 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर किए थे गदर पार्टी की स्थापना। लेकिन यहाँ पे गदर पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे लाला हरदयाल, ये बने थे कौन? कैप्टन सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैप्टन सोहन सिंह भाखना जो है ये गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है यह इंडिया में जो है आपका इंडिया हाउस की स्थापना किया था लंदन के अंदर। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना किए थे आपका लंदन के अंदर 1905 ईस्वी में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके अलावा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में अखिल भारतीय किसान संघ की स्थापना किए थे आपका इंडिया के अंदर। और लाला हरदयाल के बारे में बता दिया, 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है गदर पार्टी की स्थापना की और अध्यक्ष बना आपका कौन? सोहन सिंह भाखना। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय मुद्रा के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित का एक भाषा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2021 के क्वेश्चन है और शायद ये जो है आपका शुरुआती दिन के ही क्वेश्चन है ना 2021 सीजीएल का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है मुद्रा सबके जेब में था, लेकिन अधिकांश बच्चे ने गलती किया। देखिए क्वेश्चन पूछने का नजरिया कहां कहां से लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि भारतीय मुद्रा पे टोटल 17 भाषा में जो है आपका मुद्रा का मूल्य वर्गित होता है। जैसे दो भाषा तो रहता है, एक आपका इंग्लिश प्लस हिंदी, ये तो आपका फ्रंट में रहता है जी, लेकिन बैक साइड में जो रहता है 15 भाषा रहता है। उस 15 भाषा में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपका कौन? नेपाली। नेपाली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी भाषाएं हैं, जैसे आपका जो संविधान में जो अटैच है उसमें से जो भी शास्त्रीय भाषा है वो सभी है। शास्त्रीय भाषा कहने का मतलब 4 साउथ के और आपका जो है एक संस्कृत और एक आपका जो है ओडिसी, ये 6 शास्त्रीय भाषा है, तो ये तो है। इसके अलावा राजस्थानी है, पंजाबी है, उर्दू है, मराठी है, इस प्रकार से जो है 15 भाषा बैक साइड रहते हैं, यानी 14 इंडिया के, एक नेपाल के, तो 15 और 2 भाषा सामने रहते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। तो कितने हो गए? 17 भाषा में जो है पैसा का मूल्य लिखा रहता है, जेब में नोट है, एक बार देख लीजिए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए IAAF का मुख्यालय जो है ये आपका मोनाको में स्थित है जी। कहां पर? मोनाको में स्थित है। इंपोर्टेंट संस्था है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसके अलावा जो लुसाने है, ये आपका लुसाने में जो है आपका ओलंपिक का मुख्यालय है जी। ओलंपिक का मुख्यालय लुसाने में है। जूरिख में किसका मुख्यालय है? फीफा का मुख्यालय जूरिख में है। दुबई में किसका मुख्यालय है? आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई में है। तो सभी बात आपको ध्यान रखना है, ये खेल के हेडक्वार्टर से संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न जो है हमारा, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा हो तो कोई जो है जबरदस्ती नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट प्रश्न है ये है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? माफ कीजिएगा अभी तक जो है गला। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष आपका 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये जानते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? ये डीआरडीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका इसलिए मनाया जाता है, जो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, ध्यान है आपको, प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो प्रथम परमाणु परीक्षण आपका पोखरण में हुआ था, ध्यान होगा। तो पोखरण में जो है ये आपका 1998 में हुआ था एक बार, तो ये आपका 1999 में से जो है ये मनाना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपका 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और ये जो कुछ अन्य ऑप्शन छूट गया, यहाँ तक इतना आगे है तो ये 3 ऑप्शन काहे छोड़े भाई। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है एस राधा कृष्णन के जन्मदिन पे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गुड क्वेश्चन बनेगा ये। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।